नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोनम। और आज हम सभी प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे वह एसएससी हो, रेलवे, यूपीएससी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान के कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यह सेशन आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो नोटबुक और पेन लेकर के रखिए और हाँ, हर सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। इससे पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि हमारी एक रनिंग सीरीज एनसीईआरटी 6 to 12 इंडियन पॉलिटी का चल रहा है, आप उसे भी देखना ना भूले। यह आपके बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए और क्विक रिवीजन के लिए भी काफी मददगार साबित होगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई भी व्यक्ति दास हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिल जाता था। तो इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं? तो इसमें से कथन 1, कथन 2 और कथन 3 तीनों सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नासिक गौतमीपुत्र, नासिक अभिलेख का संबंध गौतमीपुत्र, हाथी गुम्पा खारवेल, भीतरी अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय, गिरनार अभिलेख का संबंध रुद्रदमन प्रथम से। तो इसमें से पूछा गया है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। भीतरी अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से नहीं बल्कि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध एहोल अभिलेख से है और वहीं भीतरी अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फिर से सही सुमेलित नहीं है? हरप्पा दयाराम साहनी, लोथल आर ए एस आर राव, सुरकोटदा जेपी जोशी, धौलावीरा वी के थापर। तो इसमें से ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। की खोज डॉक्टर जेपी जोशी ने की थी। वहीं धौलावीरा गुजरात प्रांत में स्थित है और इसके उत्खनन का कार्य विस्तृत तौर पर भारतीय पुरातत्व विभाग के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी आर एस बिष्ट के मार्गदर्शन में 1990-91 में किया गया था और यहाँ से सुरक्षा गृह का भी प्रमाण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो ये है वैदिक नदियां और उनका आधुनिक नाम। तो आइए हम देखते हैं। कुंभ नदी का आधुनिक नाम काबुल है। तो हम चलिए ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो इसमें से ऑटोमेटिकली तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। पौरुषणी को रावी कहा जाता है। सदानीरा गंडक को सदानीरा, वहीं सतुद्री सतलज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे थे वह थे चोल, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। तो इसका चोल, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें से त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। कन्नौज उस समय उत्तरी भारत का राजनीतिक और आर्थिक गतिविधि का केंद्र हुआ करता था और इस नगर पर अधिकार को लेकर के पाल, गुर्जर और प्रतिहार शासकों के बीच संघर्ष छिड़ा और बाद में दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने इस संघर्ष में हस्तक्षेप किया
और अंत में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों को सफलता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में काल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देवराई की लड़ाई, बनारस के पास सूजा की पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई, धर्म में विजय। तो इसमें से कहा गया है सही कथन, सही कूट को चुनना है। 14 अप्रैल 1659 में हुआ था। बनारस के पास सूजा का पराजय 24 फरवरी 1668 को हुआ था। सामूगढ़ का लड़ाई 29 मई 1658 को। वहीं धर्मत विजय 15 अप्रैल 1668 को। तो इसमें सबसे पहले आएगा बनारस के पास सूजा का विजय। तो सबसे पहले ऑप्शन 2, तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों के सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। संगम तुलुब सुलुभ आरबीडू, तुलुब संगम सुलुभ आरबीडू, आरबीडू संगम तुलुब सुलुभ, संगम सुलुभ तुलुब आरबीडू। सॉरी, तो सही जवाब है ऑप्शन डी, संगम सुलुभ तुलुभ और आरबीडू। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। और संगम वंश का काल 1336 से 1485 तक था। उसके बाद सुलुभ वंश का 1485 से 1505 तक। उसके बाद तुलुभ वंश का 1505 से 1565 तक था। और लास्ट में आरबीडू वंश, जिसने 1570 से विजयनगर के पतन तक शासन किया। नेक्स्ट है, दक्कन के बहमनी स्थापत्य कला अपनी विशिष्ट मौलिकता और स्वतंत्र शैली के लिए प्रतिष्ठित है। बहमनी स्थापत्य कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसने अपने तत्व दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला शैलियों और सुदूर फारस के स्थापत्य शैलियों से प्राप्त किया। इसमें से पूछा गया है कि सही कथन का चुनाव करना है। बहमनी द्वारा निर्मित किले निसंदेह यूरोप के उस काल के किन्हीं किलों से काफी बढ़कर महानतम स्मारक थे। बहमनी स्थापत्य में हिंदू और इस्लाम दोनों शैलियों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्रतिबिंबित होता है। तो इसमें से पूछा गया है, तो कथन 1 और कथन 3 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार का पर उनका एकाधिकार था। प्रारंभ में उनका बंबई पर स्वामित्व था। उनके पास कोचीन, दीव और दमन में व्यापारिक बस्तियां थी। मुगलों ने उन्हें किसी भी व्यापारिक छूट से वंचित किया था। तो इसमें से पूछा गया है सही कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। इसमें से कथन 1 सही है, कथन 2 सही है और कथन 3 सही है। मुगलों ने उन्हें किसी भी व्यापारिक छूट से, चौथा कथन है कि मुगलों ने उन्हें किसी भी व्यापारिक छूट से वंचित किया था। तो यह ऐसा नहीं है, मुगलों ने उन्हें व्यापारिक छूट प्रदान किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार कीजिए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहे। इसका कारण था बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए,
ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वक्तव्य दिए गए हैं, तथा कथन ए तथा दूसरा कारण है। भारत एक संघात्मक राज्य है जिसमें एकात्मकता के सशक्त तत्व हैं। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। तो इसमें से पूछा गया है सही कूद का चुनाव करते हुए सही उत्तर देना है। ऑप्शन बी, ये कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथ, का, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन में ऐसे करना होता है, क्योंकि लगा करके हम इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो भारत एक संघात्मक राज्य है क्योंकि संघात्मक राज्य है जिसमें एकात्मकता के सशक्त तत्व है। क्योंकि यह एक संसदीय लोकतंत्र है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक संसदीय लोकतंत्र है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लेखित किया गया है व्यवस्थित कीजिए। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान को 22 भाग और 395 अनुच्छेद में बांटा गया है। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन भाग 1 में है, वहीं नागरिकता का वर्णन भाग 2 में, मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 3 में है, वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन मौलिक कर्तव्य का वर्णन मैंने मौलिक कर्तव्य को मौलिक अधिकार समझ के नागरिकता का वर्णन भाग 2 में, मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 4A में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी भी कहा जाता है उसका वर्णन भाग 4 में है। तो इस हिसाब से पहले 3 आएगा, तो इसमें ऑप्शन सी में, तो इसका होगा 3 1 सेकेंड तो सबसे पहले संघ और उसके राज्य यानी ऑप्शन ए, तो 1, उसके बाद नागरिकता होगा तो 3, मैं यहाँ पे 1 3 में कंफ्यूज हो गई थी। फिर आएगा हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो 4 और फिर मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 सूचियां दी गई है। एक में भारतीय संविधान के प्रावधान और दूसरे में वे देश हैं जहां से उन्हें ग्रहण किया गया है। उन्हें सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। पहले इसमें दिया गया है विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड से, वहीं विधि के समान संरक्षण अमेरिका से, यूएसए से। तो 1 का 2 का 1, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है, वहीं शैक्षणिक संस्थानों के लिए राज्य द्वारा अनुदान तो इसे आयरलैंड से लिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किसी विशेष लाभ या लाभों का हकदार हो जाता है। यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति स्वमेव इस संप्रदाय या समुदाय के लिए एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। यह संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 सही है और कथन 2 सही है। भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय या समुदाय को एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत
कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं किया गया है। वहीं यह संप्रदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है, तो इसका वर्णन आर्टिकल 30 में किया गया है। और साथ ही आर्टिकल 30(2) के अनुसार शिक्षण संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म, भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में सही है? तो वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। उसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद सदस्यों विधान परिषद से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्यों के पास मत देने का अधिकार नहीं होता है, तो कूट का प्रयोग करके सही कथन का चुनाव करना होता है। तो आइए हम देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। ऊपर कथन 1 और कथन 3 ये एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा तो प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, तो कथन 1 सही है। तो इस हिसाब से कथन 3 गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट, इसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, तो कथन 2 भी सही है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्यों के पास मत देने का अधिकार नहीं होता है, कथन 4 भी सही है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। और साथ ही 17वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 में राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? लोकसभा अध्यक्ष का, निर्वाचन आयोग का, उच्चतम न्यायालय का या महान्यायवादी का? तो इसमें से कहा गया है कि लोकसभा सदस्यों के निर्भरता पर जब प्रश्न उठेगा तो राष्ट्रपति किनसे सलाह लेंगे? आर्टिकल 103(2) के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से राय लेंगे। वहीं आर्टिकल 103(1) में यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य आर्टिकल 102 खंड ए में वर्णित कृषि निर्भरता से ग्रसित हो गया है या नहीं, तो यह प्रश्न राष्ट्रपति को निश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका निश्चय ही अंतिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों के लिए एक सही सादृश्य नहीं है? तो शक्तियों पर संवैधानिक प्रतिबंध, मंत्रिपरिषद के परामर्श से अपने कार्यों का निष्पादन, न तो संसद और न ही किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य होना, और महाभियोग की प्रक्रिया। तो इसमें से सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है आर्टिकल 61 के अंतर्गत। वही राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का प्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें से पूछा गया है सही कथन कौन सा नहीं है? तो इसमें है कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। तो मंत्रिमंडल का सदस्य लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का भी सदस्य होता है, और दोनों सदनों का सदस्य न होने पर कोई भी व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, लेकिन बशर्ते उसे 6 माह के भीतर
दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। नेक्स्ट है लोकसभा की कुल निर्वाचित सदस्यता राज्यों में राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर वितरित है। भारत के संविधान के 84वें संशोधन द्वारा अधिरोपित निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर लगी रोक को हटा दिया गया है। तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और कथन दो दोनों सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम ने 42वें संशोधन द्वारा लगाए गए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर लगी रोक को हटा दिया और संविधान संशोधन के बाद 2009 में लोकसभा चुनाव में नए परिसीमन कानून के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। नीलगिरी, कार्डमम, नल्लामलाई, अन्नामलाई और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना। भारत की पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम, सबसे पहले नल्लामलाई होगा, नल्लामलाई, उसके बाद नीलगिरी है, फिर अन्नामलाई, उसके बाद है कार्डिमम। तो आइए हम कूट में देखते हैं। सबसे पहले नल्लामलाई, तो ऑप्शन 3 में इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इस हिसाब से हमारा तीनों विकल्प ही एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बिष्ट द्वाब, तो बिष्ट द्वाब ब्यास और सतलज से है, तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वी का व और स का सतलज, तो 1 का 3, तो ऑप्शन ए में सिर्फ 1 का 3 है। बारी यानी बारी द्वाब का संबंध व से व्यास और र से रावी, तो 2 का 3। रचना, तो इसको रावी और चिनाब से चा से चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकार एस्ट्रोजन के निम्न स्तर के कारण हड्डियों के द्रव्यमान में कमी और फ्रैक्चर के जोखिम में वृद्धि के कारण होता है? ऑस्टियोपोरोसिस, संधिवात रोग, गाठिया या मांसपेशीय दुर्विकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऑस्टियोपोरोसिस। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट, रिक्तिकाएं या सेंट्रोसोम। तो इसका सही जवाब है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में उपस्थित होता है लेकिन अधिकांश पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। इसमें तारक केंद्र और पेरीसेंट्रियोलर पदार्थ की एक युग्म होता है और इसका प्राथमिक कार्य सूक्ष्म नलिकाओं को व्यवस्थित करना और कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु निर्माण में सहायता करना, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि गुणसूत्र सही ढंग से पृथक हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पाचन में पित्त के कार्य से सही मेल खाता है? प्रोटीन को पचाता है, यह कार्बोहाइड्रेट को विघटित करता है, यह वसा का पाइसीकरण करता है या यह पेप्सिनोजेन का सक्रिय करता है? तो इसका सही जवाब है यह वसा का पाइसीकरण करता है। यकृत द्वारा संश्लेषित या उत्पादित तथा पित्ताशय में संग्रहित पित्त पाचन के दौरान छोटी आंत में मुक्त छोड़ दिया जाता है और इसका मुख्य कार्य वसा का पाइसीकरण करना होता है और बड़ी वसा के गोलियों को छोटी बूंदों में विघटित करता है, जिससे अग्नाशय लाइपेज के लिए कार्य करने हेतु सतह क्षेत्र बढ़ जाता है और वसा के पाचन व अवशोषण में सहायता मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? विटामिन ए बेरी, विटामिन बी रतौंधी, विटामिन सी अस्कर्बी, विटामिन डी पेलेग्रा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेरी इसमें से पूछा है सही संयोजन है,
तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी होता है। डी की कमी से पेलेग्रा नहीं बल्कि यह रिकेटस होता है, रिकेट्स होता है बच्चों में। और साथ ही इससे विटामिन डी से हड्डियां कमजोर भी होती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन सी से स्कर्वी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करती है? पाचन प्रक्रिया, यकृत का कार्य, वृक्क का कार्य या रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को? तो इसका सही जवाब है बी, रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कार्बन डाइऑक्साइड विषाक्तता प्रभावित करता है। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार पादपों द्वारा सबसे अधिक तीव्रता से अवशोषित किया जाता है? बैंगनी, नारंगी, नीला, लाल, इंडिगो या नीला जामुनी, पीला या बैंगनी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीला और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लैंगरहैंस द्वीप समूह द्वारा स्रावित नहीं होता? ग्लूकागन, इंसुलिन, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स या स्टेमेटोस्टेनिन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। यह एड्रेनल कॉर्टेक्स द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का कौन सा कक्ष फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित करता है? दाया अलिंद, दाया निलय, वाया अलिंद, बाया निलय? तो इसका सही जवाब है बाया अलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने और उल्टी के लिए नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है? सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लंगेटा या पोन्स? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लंगेटा। यह इसके अतिरिक्त श्वसन, हृदय की धड़कन, रक्तचाप, खांसना, छींकना, पाचन इत्यादि को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपवास के दौरान रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? इंसुलिन, ग्लूकागन, स्टेमेटोस्टिन या कार्टिसोल? तो इसका सही जवाब है ग्लूकागन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के स्थानीय नाम और संबंधित देशों का सहयोग का चयन करना है। मिल्मा का संबंध जिम्बाब्वे से नहीं, इसका संबंध मैक्सिको से है। लांगडा का संबंध मलेशिया से है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। वहीं चेना का संबंध बांग्लादेश से नहीं बल्कि श्रीलंका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम, वेनेजुएला, इरमिंजर या फ्लोरिडा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वेनेजुएला ठंडी जलधारा है। वही गल्फ स्ट्रीम, इरमिंजर या और फ्लोरिडा, ये तीनों गर्म जलधाराएं हैं। वेनेजुएला के अतिरिक्त लेब्राडोर और फॉकलैंड ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रायद्वीपीय भारत छोटे पठार श्रृंखला से बनी है। कॉर्बी आंगलोंग पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तो सही कूट का चयन करना है। तो इसमें से कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि और वहीं पूर्वोत्तर का पठार। इसके साथ ही कार्बी आंगलोंग प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, असम में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए और इनमें उपरोक्त में से कौन सी भारत के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं? पेरियार, भारतपुजा, चालकुंडी, मांडवी। ऑप्शन डी, ये चारों नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। पूछा गया भारत के अपवाह तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो महानदी बेसिन गोदावरी बेसिन से छोटी है। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी की तुलना में व्यापक क्षेत्र में जल प्रवाहित करती है। गोदावरी का अववाह क्षेत्र कृष्णा नदी की तुलना में छोटा है और ताप्ती नदी बेसिन की तुलना में नर्मदा नदी बेसिन का अववाह क्षेत्र छोटा है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी का अपवाह कृष्णा क्षेत्र की तुलना में छोटा नहीं बल्कि बड़ा है और साथ ही ताप्ती नदी बेसिन की तुलना में नर्मदा नदी बेसिन का अपवाह छोटा है, तो ताप्ती नदी बेसिन की तुलना में नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र भी बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हिंद महासागर और यूरेशियाई भूभाग के मध्य पवन प्रवाह के मौसमी व्युत्क्रम द्वारा भारतीय मानसूनी तंत्र की व्याख्या करता है? जेट स्ट्रीम सिद्धांत, वायु द्रव्यमान सिद्धांत, तापीय सिद्धांत या गतिशील सिद्धांत? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गतिशील सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा विशेषता इसमें से उच्च मृत्तिका की मात्रा होती है और यह आमतौर पर भारत के दक्कन पठारी क्षेत्र में पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या लेटराइट मृदा? तो इसका सही जवाब है लाल मृदा। नेक्स्ट है, टिहरी बांध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध का निर्माण 1999 में हुआ और सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका सही गलत है। 1999 से पहले ही इसकी कुछ इकाई शुरू हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण लौह एस्क और मैग्नीज एस्क बोचलिन, स्वेंग और सतूरी तालुका में अवस्थित है और ये निक्षेप भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? ओडिशा, गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़? तो इसका सही जवाब है गोवा में। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सीपत छत्तीसगढ़, अनपरा गुजरात, सिमहाद्री आंध्र प्रदेश या नबीनगर बिहार? तो इसमें से नबीनगर थर्मल पावर प्लांट बिहार में है, सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में, अनपरा गुजरात में नहीं यूपी में है। तो इसमें से पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपने इस सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा और साथ ही यह आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए भी मददगार साबित होगा। अगर आपकी कुछ और अपेक्षाएं हैं या आप हमसे कोई सुधार चाहते हैं तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही आपने कितना स्कोर किया ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कनेक्टेड, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।